हमारे साथ मौजूद हैं इमरान बंटी साहब, AIMIM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जौनपुर के। आज हम इनसे ख़ास बातचीत करेंगे उनकी पार्टी को लेकर, उनकी पार्टी के मुद्दों को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर। जी इमरान बंटी साहब, सबसे पहले तो अपनी बात की शुरुआत करने से पहले द रेड स्टार न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और कि उन्होंने हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए आप हमारे दफ्तर तक आए, आपका शुक्रिया। जी हमारे कुछ सवालात हैं, जैसे कि AIMIM पार्टी जो है काफ़ी चर्चे में रहती है उनके बयानों को लेकर, और ख़ास करके अभी आपके बिहार असेंबली के नए विधायक जी अख्तरुल ईमान साहब का एक हलफ लेते टाइम उन्होंने बिहार असेंबली के अंदर हिंदुस्तान न कहकर भारत कहा। आपको ये नहीं लगता कि उनको इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बहुत चर्चा में रहते हैं कि MIM पार्टी जो है वंदे मातरम नहीं कहती, भारत माता की जय नहीं कहती, तो अदर पार्टियां जो है इस बात को मुद्दा बना रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक कहावत हमेशा कहते हैं कि फंस गई रजिया गुंडों में। जब हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गुनगुनाते हैं तो भी सोशल नेटवर्क पर भक्त टाइप के लोग जो होते हैं वो एतराज जताते हैं, और जब हम भारत लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो भी उनके पेट में कहीं ना कहीं दर्द होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस मुद्दे को जिस तरीके से बीजेपी ने और मीडिया चैनल्स ने मुद्दा बनाया है, जबकि विधानसभा के अंदर जितने भी विधायक नवनिर्वाचित उन्होंने शपथ लिया है, अपने शपथ के दरमियान में उन्होंने भारत लफ्ज का ही इस्तेमाल किया है। तो अगर हमारी पार्टी के विधायक ने अगर भारत लफ्ज का वहां इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई मुद्दा बनना चाहिए। और दूसरी सबसे अहम चीज यह है कि उन्होंने आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने जो प्रोटेम स्पीकर थे उनसे ये मशवरा मांगा था, इजाजत मांगी थी कि क्या मैं हिंदुस्तान की जगह भारत लफ्ज का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो तमाम सदन के सर्वोच्च लोग जो बैठे हुए थे वहां पर, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, आप चाहे हिंदुस्तान लफ्ज का इस्तेमाल करिए चाहे भारत लफ्ज का इस्तेमाल करिए, इससे कोई परहेज नहीं है। तो उन्होंने भारत लफ्ज का इस्तेमाल किया। और जब कोई भी चीज जब होती है तो जो हमारा जो ओथ लेने का, जो तमाम विधायकों के पास ओथ लेने का जो पेपर था, चूंकि हमारे विधायक ने उर्दू में ट्रांसलेट किया उसको, उर्दू की जो शपथ पत्र था वो आया, तो उर्दू के शपथ पत्र में, हिंदी के शपथ पत्र में भारत लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मगर जब उसको ट्रांसलेट कराया गया तो भारत तो भारत ही रहेगा। ऐसा तो कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं है कि भाई हिंदी में भारत कहेंगे और उर्दू में हिंदुस्तान कहेंगे, तो ऐसा तो कोई बात थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हर जगह भारत है और संविधान की किताब में भी भारत लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम भारत लफ्ज का इस्तेमाल करें। और उन्होंने आगे बताया भी उन्होंने कि साहब कि हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, भारत से हमको प्रेम है और इंडिया से लव है। तो इसमें कोई मुद्दे की बात नहीं, ये बिला वजह का एक मुद्दा एक टीवी चैनल्स के जरिए और बीजेपी के लीडरों के जरिए से ये बनाया जा रहा है, जबकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा सर, हमारे से आपसे एक सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार चुनाव था, तो उसके लिए आपको पहले जीत की मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने 5 विधायक वहाँ से आपके जीत करके आए। दूसरा जो है, यहाँ उत्तर प्रदेश के ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उन्होंने जो है ये कहा कि आप लोगों ने जो है CAA का विरोध नहीं किया, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिस तरीके से वो कांग्रेस के पेट शायर बन करके वर्क कर रहे हैं, पहली चीज तो गंभीरता से उनको कोई लेता नहीं है। उन्होंने लगातार ओवैसी साहब पर टारगेट किया और ओवैसी साहब ने उनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके के पेड वर्कर हैं कांग्रेस पार्टी के, और
जो उन्होंने सीए एनआरसी एनपीआर के मुतालिक जो बातें कही उन्होंने, तो उनको शायद ये नहीं मालूम या उनका मुताला कमजोर होगा कि ओवैसी साहब सीए एनआरपी एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे के जनक हैं। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में सबसे पहले बिल को फाड़ा, जिससे कि लोगों को समझ में आया कि यह कानून हमारे लिए कितना खतरनाक है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की बात किया जाए तो सबसे पहले एमआईएम के लोगों ने 13 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किया था और उनके जो उनका मुताला है उनको और भी मजबूत करना चाहते इमरान प्रतापगढ़ी साहब के, कि बैरिस्टर साहब ने लाखों की तादाद में हैदराबाद पर सड़कों पर उतरकर कई किलोमीटर के मार्च किए। लाखों की तादाद में सीए एनआरसी एनपीआर के मुद्दे को लेकर के एक एहतजाजी मुशायरा हुआ वहां पर, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े अजीम बड़े शायर वहां पर उन्होंने अपने विरोध जताए, अपने शेर व शायरी के जरिए से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चेताने की कोशिश किया, जिसमें हमारे मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी उसमें मौजूद थे। तमाम बड़े बड़े शायर और तमाम यूनिवर्सिटीज के तलबा वहां मौजूद थे, स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जो उनकी दिल की बात थी उन्होंने उस मंच से शेयर किया। तो उनका मुताला कमजोर है और कांग्रेस पार्टी को तो यह समझना चाहिए कि अब ओवैसी अपनी कमियों को छुपाने के लिए ओवैसी साहब का नाम लेना बंद कर दें, क्योंकि उनके विधायक ने अमौर विधानसभा में राहुल गांधी जी के सामने कहा था कि ओवैसी साहब का मैं हाथ पैर तोड़ करके मैं हैदराबाद भेज दूंगा। और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को यह भुगतना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी का जो विधायक 7 बार का विधायक था जलील मस्तान साहब, वो 12,000 से 15,000 वोटों के दरमियान में सिमट गए। तो कांग्रेस को अब यह समझना चाहिए कि अब वो अगर ओवैसी साहब के खिलाफ इस तरीके के लोगों को खड़ा करके अगर बेबुनियाद बातें बुलवाएंगे तो कहीं ना कहीं इस मुल्क का अल्पसंख्यक माइनॉरिटी और खास करके मुसलमान उसके दिलों के अंदर एक गुस्सा आएगा, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, हमारा एक सवाल ये है आपसे कि आपकी पार्टी को लोग बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? और जहाँ तक अभी बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, उसमें जो है कांग्रेस के परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी। उसमें आप लोग के ऊपर एक ये इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने जो है एमआईएम पार्टी जो है अपने कैंडिडेट ऐसी जगह से उतारती है जहाँ से मतलब मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो और वहाँ से जो है काटने की राजनीति करती है। इस पे आप क्या? देखिए, पहली चीज तो कि अब ये वोट काटने वाला जो बात है, तो वोट कटुआ पार्टी उसको कहते हैं जो जीत ना पाए और चंद वोट पा करके वोट काट करके किसी को फायदा पहुंचा दे। वहां पर एमआईएम 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ी, 5 सीटों पर जीती, 25% एफर्ट दिया पार्टी ने वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं वो वोट कटुआ, अब इससे हम पाक हो चुके हैं। हम यहां पर उन तबकों की नुमाइंदगी करने के लिए आए हुए हैं जिन तबकों का वोट लेकर के कांग्रेस और राजद जैसी पार्टी, जदयू जैसी पार्टी ने उनसे वोट लेते थे, सरकारें बनाती थी और उनके मुद्दों पर बात नहीं करती थी। हम वहां पर गए, पार्टी हमारी वहां गई, वहां सीमांचल के विकास को लेकर के गई कि हम अगर जीतते हैं तो हम सीमांचल का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। हम उन मुद्दों पर वहां पर गए हुए थे और वहां पर जनता ने इस चीज को समझा भी। वहां जदयू ने जो वहां के खासकर मुसलमानों की बात की जाए तो उनका वोट लिया, राजद ने भी लिया, कांग्रेस ने भी लिया। मगर आज वहां की हालात बहुत ही ज्यादा खराब है सीमांचल की, और मुझे उम्मीद है कि हम 5 सीट वहां पर कामयाब हुए हैं। वहां के सदर मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में बिहार के अंदर जो सीमांचल खित्ता है, जो गरीब और मजलूमों का एक अलग सा एक पहचान वहां पर कांग्रेस और राजद जदयू ने बना दी है, उससे उभरेंगे। वहां कॉलेजेस होंगे, वहां स्कूल्स होंगे, वहां हॉस्पिटल होंगे, वहां की सड़कें दुरुस्त होगी। जो वहां बराबर बाढ़ आती है उससे वहां पर उसके लिए बेहतर काम होंगे और वहां इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि गरीबी का खात्मा वहां से होगा।
जी, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपकी पार्टी काफ़ी हद तक जो है फैल रही है और लगातार जो है अपने बढ़ोतरी कर रही है एक तरीके से। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक कानून लाए हैं लव जिहाद को लेकर के। तो लव जिहाद क्या है आपके हिसाब से, और आपकी पार्टी को लेकर के इस पे क्या विचार है? देखिए, चूंकि योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के और विकास के नाम पर जीरो हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो इस तरीके के प्रोपेगेंडे और इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं। जबकि लव और जिहाद ये दोनों शब्द जो है ये समझ में नहीं आता कि इसका इजाद कहां से हुआ। लव जिहाद के नाम पर आप कानून बनाते हैं, क्या आप भी इस सूबे की भाईचारगी को, जो मोहब्बत है, उसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इतिहास गवाह रहा है हिंदुस्तान का, तमाम के तमाम यहां पर अकबर बादशाह ने क्या जोधाबाई से विवाह नहीं किया? या बीजेपी ये बताए कि आज शहनवाज हुसैन साहब की जो जोजा है, बीवी हैं, क्या उनको योगी जी लव जिहाद का नाम देंगे उनको? मैं मानता हूं कि समाज के अंदर अच्छे और बुरे सारे लोग मौजूद हैं, और मगर इन सारी चीजों के बावजूद आप ये बता रहे हैं कि साहब की नहीं, हम कानून ला करके इस चीज का खात्मा करेंगे। तो नहीं, ये तो देखिए इस सूबे की और मुल्क की आवाम ये कहीं ना कहीं ये होने नहीं देगी। और एक कौल है कि हुकूमतें जो हैं वो कुफ्र पर तो कायम रह सकती है मगर जुल्म पर कायम नहीं रह सकती। तो ये देखिए जुल्म इस वक्त हो रहे हैं, और अगर ये विकास करते हैं, वरना जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके और सिर्फ एक तरीके से मुल्क का माहौल हिंदू और मुस्लिम बना करके खड़ा कर, विकास कहीं है ही नहीं है। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो क्या किसी पार्टी से गठबंधन करेगी, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई या फिर बसपा हो गई, या अभी एक नई पार्टी दलितों की पार्टी उभर कर आ रही है, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, मगर खास करके अगर यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो जो मुस्लिम लीडरशिप, ये इनको रास नहीं आता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये राजनीति में हमको अछूत बना करके ये रखना चाहती हैं। और हम बिहार का भी इलेक्शन गुजरा, हमने बिहार के इलेक्शन में भी हमारे ओवैसी साहब ने, हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और तमाम वहां की टीम के लोगों ने वहां पर लोगों से कहा कि साहब आप हमको 10 सीटें दे दीजिए, मगर उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम राजनीतिक तौर पर पासबानदगी का शिकार बनते रहें। और हमको टिकट तो दे सकते हैं कि विधायक आप हो जाओ, आप सांसद हो जाओ, और जो मैं कहता हूं वो काम करो, और मुद्दों की बात ना करो, अल्पसंख्यकों की बात ना करो, ये चाहते हैं। मगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अभी यहां कहा है, और जिसका खामियाजा बिहार में देखिए कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा उनको। कांग्रेस को, बिहार की राजद ने कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया, और आज वहां पर एनडीए की हुकूमत बन गई है। यहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, हम किसी के साथ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। हमारा जो मेन लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हमको हटाना है। अब रही बात कि यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा ये इसमें कितना सोचते हैं कि बीजेपी को हराना है, ये आने वाले वक्त में तय होगा। मगर हमारे लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब के जो उन्होंने जो बात कही कि हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, हम इंतजार में हैं, वक्त आएगा देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बनता है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत है, और अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा की तैयारी बूथ लेवल पर चल रही है इस वक्त। अच्छा, एक चीज ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है अभी भी आपकी पार्टी पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है, वजह उसके कि
वो आपकी पार्टी का साथ ना दे करके समाजवादी पार्टी के खेमे में या कांग्रेस पे या बसपा में ऐसी जगहों पे जा रहा है, तो क्या कमियां हैं, क्या लोगों के दिमाग में है, कुछ इस पे कहना चाहेंगे आप? देखिए, चूंकि जो आपका पहला सवाल था कि जनता के जहन में, खासकर मुसलमानों के जहन में, ये समाजवादी, कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों ने एक भ्रम डाल करके रखा कि इनके आने से बीजेपी को फायदा होगा। ये सिर्फ हमारे ही साथ नहीं हुआ। जब काशीराम जी तहरीक लेकर के निकले थे तो काशीराम जी को भी एजेंट बताया गया। काशीराम को भी, जब काशीराम जी जब राजनीति में उतरे तो उनको भी बताया गया कि इनके वजह से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मगर जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो ये सारे दाग धुलते चले जाते हैं। बिहार के अंदर आवाम ने भरोसा किया, उसके पहले महाराष्ट्र के अंदर आवाम ने भरोसा किया, वहां के हमारे दलित भाइयों ने भी भरोसा किया, हमारे बिहार में भी दलित भाइयों ने भरोसा किया और अच्छे खासे वोट से नवाजा। 5 सीट निकली हमारे, एक पार्लियामेंट की सीट औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में, हम हमारे वहां सांसद हैं पार्टी के। तो अब धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो रही है, मुसलमानों का एतमाद बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी या मुल्क की तमाम नामयाब सेकुलर जमातें जो हैं, ये बेनकाब हो रही हैं अब, क्योंकि ये बीजेपी को रोकने में नाकामयाब हैं। 2014 में हम पार्टी यहां नहीं लड़ी, सिर्फ 2 ही सीटों पर लड़ी। यहां नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, एमआईएम नहीं लड़ी थी। 2017 के इलेक्शन में हम यहां पर सिर्फ 30 सीटों पर लड़े, मगर बीजेपी फुल फ्लैश में आई, हम नहीं लड़े थे। और 2019 के इलेक्शन में हम सिर्फ 3 सीटों पर लड़े, 2 सीटें जीते। एक सीट किशनगंज की पार्टी चंद हजार वोटों से हार गई। तो हम कहीं नहीं लड़े। जनता अब यह समझ चुकी है कि नहीं साहब, अब कोई अगर इनसे बीजेपी को कंडम कर सकता है, बीजेपी को कोई जवाब दे सकता है, तो वो एमआईएम जवाब दे सकती है, और एमआईएम जवाब दे रही है। हमने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हमारी पार्टी ने औरंगाबाद में हराया। यहां पर हम 5 सीटों में 4 सीटों में 5 सीट लड़े, जो जीते हैं उसमें से 4 सीट जो है उसमें हमने एनडीए के उम्मीदवार को हराया, बीजेपी और जदयू के उम्मीदवार को। तो अब जनता ये समझ रही, उसका एतमाद बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में भरोसा बढ़ेगा और बहुत मजबूती के साथ एमआईएम उत्तर प्रदेश की इलेक्शन लड़ेगी। और उससे पहले अभी पंचायत का इलेक्शन है, पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है, यहां भी पूरे जिले में तैयारी चल रही है, और जय भीम जय भीम नारे के साथ और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ तमाम मजहबों मिल्लत को वहां पर टिकट दिया जाएगा, तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा और तमाम अपने उम्मीदवारों के लिए मेहनत किया जाएगा। और ये हमारी शुरुआत है जिला पंचायत इलेक्शन से, और हम इतने वोट लेकर के आएंगे कि ये जो तमाम पार्टियां हैं इनको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अब मुसलमान एमआईएम की जानिब जा रहा है और हमको मुसलमानों के मुद्दे को उठाना चाहिए, इनके साथ गठबंधन करना चाहिए। क्या एमआईएम सेकुलर पार्टी है या फिर सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी है, कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, या फिर मुसलमान को ही मुद्दों को उठाया जाएगा, या फिर सबके मुद्दों को उठाया जाएगा, सबकी चर्चा होगी? जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप सिर्फ मुसलमानों के भरोसे इलेक्शन लड़ते हैं या फिर सबका साथ सबका विकास आपको भी चाहिए? देखिए, पहली चीज की जो नरेंद्र मोदी साहब का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो जमीन पर कहीं नहीं है, खोखला है एकदम। और दूसरी चीज की पार्टी, ये वो लोग इल्जाम लगाते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की जमात है, जिनको एमआईएम के बारे में पता और खबर नहीं है, जो सिर्फ जबान अपनी चलाते हैं, उसके बारे में एनालिसिस नहीं करते हैं। मेरे भाई, एमआईएम ने हैदराबाद में जब अपने सियासी सफर का शुरुआत किया और जब उनका पहला मेयर बनने की बात आई, तो हैदराबाद में एमआईएम का पहला मेयर एक दलित था, मुसलमान नहीं था, मुसलमान बन सकता था, मगर एमआईएम को पैगाम देना था कि नहीं साहब, ये सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, वहां पर एक दलित को मेयर बनाया। अभी देखिए, वहां पर एमएलसी के इलेक्शन इस वक्त चल रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने नॉन मुस्लिम को वहां पर वो किया, वहां हमने नॉन मुस्लिम को एमएलसी को उम्मीदवार बनाया है, जहां से हमारे इम्तियाज जलील साहब सांसद हैं, हमारा जो मजबूत क्षेत्र है। और अभी जो बिहार में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ,
20 सीटों में 5 या 6 सीट वहां पर हमने नॉन मुस्लिमों को दिया है, वहां पर अपने हिंदू भाइयों को दिया है। हम 20 सीट में अगर 5 सीट देते हैं, 25% हमने अपने भाइयों को वोट दिया। अब आप बताइए कि कांग्रेस ने कितने परसेंट मुस्लिमों को टिकट दिया बिहार इलेक्शन में? राजद ने कितने परसेंट मुस्लिमों को टिकट दिया बिहार के अंदर? नहीं देंगे। ये मुसलमानों की जमात नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की जमात है, ये मजलूमों की जमात है, ये दलितों की जमात है, ये अल्पसंख्यकों की जमात है, ये पासमानदा तबकात की जमात है, ये मुसलमानों की जमात नहीं है। हाँ, एक बात ये है कि इन तमाम लीडर जो हम अब तक हमारे लीडर बने हुए थे, ये कहीं ना कहीं हमसे वोट लिया और वोट लेने के बाद हमारे अधिकार और हमारी जो अधिकार थे वो हम तक नहीं पहुंचाया, जो हमारे हुकूक थे वो हम तक नहीं पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं हमारी हालात बड़ी खराब हो गई, हमारे मुद्दों पर कोई बात नहीं किया। इसलिए आज मुद्दे मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा हैं, उनका तालीमी मेयार बहुत कम है, वो सरकारी नौकरियों में नहीं है, उनकी हालात बहुत खराब है। इस वजह से मुद्दे माइनॉरिटी तबके के पास ज्यादा है, इसलिए हम माइनॉरिटी तबके की नुमाइंदा जो उनकी मुद्दे हैं हम ज्यादा उठाते हैं, तो लोगों को लगता है साहब ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मगर नहीं, आप हमारे बैरिस्टर सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्लियामेंट की तकरीर देखिए, अगर उन्होंने 10 मुद्दे उठाए हैं तो उसमें से आपको 5 मुद्दे दलितों से मुतालिक मिलेंगे, पासमानदों से मुतालिक मिलेंगे। ऐसा नहीं है, हम तो अपोजिशन की भूमिका में इस वक्त है। नोटबंदी हुआ, कांग्रेस चुप, हम वहां पर हमारे सदर मोहतरम ने कंडम किया। चाइना का मामला हुआ, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस पर अपनी आवाज बुलंद किया। तो कहने का मतलब यह है कि हम तो देश के मुद्दे को उठा रहे हैं, हम मुसलमानों के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। मुसलमानों के मुद्दे इस वजह से आपको ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि मुसलमानों के पास मुद्दे ज्यादा हैं, वो हर चीज से महरूम है यहाँ पर, इसलिए हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो सिर्फ हम मुसलमानों की जमात नहीं, ये हिंदुस्तानियों की जमात है, भारतीयों की जमात है, ये हर उस जिनका शोषण हो रहा है उनकी जमात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे तो किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ इतने मुद्दे हैं कि जिनकी भी सरकारें बनी है उन तमाम के तमाम लोगों ने सिर्फ जनता को यहां पर ठगा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मुद्दों की भरमार है, आप किसी भी शोबे में चले जाए, करप्शन आज आम हो चुका है। आप देखिए कि क्राइम रेट प्रदेश का क्या है। जौनपुर की बात की जाए तो आए दिन लाशें बरामद हो रही हैं, तो मुद्दों की कमी नहीं है। आप जिस शोबे में चले जाइए, जिस सेक्टर पर चले जाइए, वहां मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमको एक नए तरीके से एक स्वच्छ राजनीति का निर्माण करना है यहां पर, जिसके अंदर सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आपस में मिलजुल करके अपने मुद्दों पर बात कर सकें, अपने मुद्दों के लिए जद्दोजहद कर सकें। हम सबकी लड़ाई को लड़ेंगे, सभी का मुद्दा हमारा मुद्दा होगा। जो शोषण अब सरकारों ने किया है उनके खिलाफ हम इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हम उतरेंगे। ये पंचायत चुनाव के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं आपके तरफ से? अभी तक देखिए, जो हम लोगों ने रणनीति बनाई हुई है, इसके अंदर हमने 6 चरणों में जिला पंचायत की तैयारी करने का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पहले चरण में पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर के पूरे जिले में पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहे हैं और इसी तरीके से आगे चला जाएगा। और जिला पंचायत की अगर बात की जाए तो जौनपुर जैसी जगह पर जिला पंचायत सदस्य की नुमाइंदगी अगर मुसलमानों की बात की जाए तो एकदम नथिंग है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है किराकत विधानसभा से एक मुस्लिम नुमाइंदा जिला पंचायत सदस्य की शक्ल में जीत करके 2015 के इलेक्शन में वो कामयाब हुए थे। इसके अलावा इतना बड़ा क्षेत्र है, एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जिला पंचायत में नहीं है वहां पर बतौर सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का। तो हमको इन सारी चीजों से उबारना है। हमको जो मुसलमानों के हक है, अधिकार है, उनकी हर जगह नुमाइंदगी है, वो चीजें लाना है। और खास करके हमारा सदर और शाहगंज का जो इलाका है, इन इलाकों में हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और उसके साथ साथ हम
पूरे जिले के अंदर मलियाहू की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सीटें हमने सिलेक्ट किया है। हमने मल्हनी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सीटें सिलेक्ट किया है। मछली शहर किराकत है, इन तमाम जगहों पर पूरे जिले में इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। उसकी तैयारी चल रही है। थोड़ा कोविड की वजह से हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को रोका हुआ है और कोविड का जो हालात चल रही हैं, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग काम करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें काम करने में थोड़ा गति भी उसकी धीमी है। तो जिला पंचायत का इलेक्शन इस बार MIM बहुत ही मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ हम यहाँ लड़ेंगे। पूरी रणनीति इसकी बनाई जाएगी और हम कामयाब होंगे इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इंशाअल्लाह फिर आपसे बातचीत होगी।